नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। चीन और पाकिस्तान को कई मौकों पर भारत ने मुंह की खानी पड़ी है और दोनों देश भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचते ही रहते हैं। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो 7 जून को बीजिंग में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने एक साझा बयान जारी किया। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया था। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 7 जून को चीन और पाकिस्तान के साझा अनुचित बयानों को देखा है। हम इस तरह के बयानों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान को 2 टूक संदेश में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने जम्मू कश्मीर के उल्लेख को निराधार बताते हुए उसे खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत अपनी स्थिति पहले ही साफ कर चुका है और किसी अन्य देश को इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी तीखी टिप्पणी की, जो चीन और पाक की द्विपक्षीय बैठक का एक अहम मुद्दा रहा था। उन्होंने कहा कि साझा बयान में तथाकथित चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीसी के अंतर्गत गतिविधियों और परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ भारत के संप्रभु क्षेत्र में हैं, जो पाकिस्तान द्वारा जबरन और अवैध कब्जे में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल अपने बयान में आगे ये कहते भी नजर आए कि भारत इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जों को मजबूत करने या वैध बनाने के लिए अन्य देशों के किसी भी कदम का पूरी तरह से विरोध करता है और उसे पूरी तरह से अस्वीकार भी करता है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण करता है। तो कश्मीर को लेकर एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान ने एक बयान साझा किया है और इस बयान में साफ तौर पर कश्मीर के मुद्दे पर एक नई साजिश की तस्वीर, नई साजिश की बू आ रही है। फिलहाल रक्षा आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले को, इस बयान को पूरी तरह से खारिज किया गया है और साफ तौर पर 2 टूक जवाब दिया गया है कि किसी भी देश को कश्मीर के मुद्दे पर या हमारे आंतरिक मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो लगातार इस नापाक जोड़ी की टेढ़ी नजर कश्मीर पर, पीओके पर बनी हुई है। बार बार समझाने पर भी चीन और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। आखिर इरादे क्या हैं और किस तरह ये साझा बयान भारत को ललकारने की कोशिश कर रहा है, क्या है ये पूरा मामला, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। जेएस सोढ़ी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है जेएस सोढ़ी जी आपका। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लूंगी। किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं? लगातार एक ही बात उन्हें बार बार समझाई जा रही है। भारत की तरफ से 2 टूक जवाब बार बार दिया जा रहा है। जब भी कश्मीर के मुद्दे को तमाम मंचों पर ये दोनों देश उठाते हैं, तब इन्हें करारा जवाब दिया जाता है कि कश्मीर और कश्मीर से जुड़े जितने भी आसपास के इलाके हैं, पीओके है, ये हमारा अभिन्न और अविभाज्य अंग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद चीन और पाकिस्तान का ये जो संयुक्त साझा बयान आता है, ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या भारत को एक बार फिर से ललकारने की कोशिश है? जी, ये भारत के को ललकारने की और भारत के ऊपर दबाव को बना के रखने की जो चाइना और पाकिस्तान की संयुक्त साजिशें हैं, ये उसी का हिस्सा है। और इसी वजह से जो भारत के अविभाज्य और अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में ऐसे बयान दिए गए हैं।
और जाहिर है कि ये जो दोनों एडवर्सरीज हैं ये भारत को लगातार घेरने की, भारत के विरुद्ध साजिशें करने की लगातार कोशिश करते हैं। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना में गए तो उन्होंने एक साझा बयान में इस तरीके के अनुचित संदर्भों को जो है व्यक्त किया है, जो कि भारत इसे पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। और भारत जाहिर है कि इन राष्ट्रों का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में इन दोनों राष्ट्रों का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। और सिर्फ एक जो विषय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अधूरा बचा हुआ है वह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय कब होगा। और यही एकमात्र जो विषय है, इसके ऊपर जाहिर है कि एक निर्णय किया जाना है। और भारत की वर्तमान की जो सरकार है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भारत में विलय को लेकर के प्रोएक्टिव तरीके से विचार मंथन कर रही है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो जनता है, जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की आवाम है, जो कि भारतीय लोग हैं और जिनके के ऊपर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है, और चाइना भी वहाँ पर अपने जो है औपनिवेशिक BRI और जिसका कि CPEC पार्ट है उसके तहत अनेक तरीके की वो दखल अंदाजियां कर रहा है। तो ये भी भारत को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और वहाँ के जो लोग हैं दमित हैं, शोषित हैं और वो विद्रोह पे आ चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। और ऐसे में जो ये जो इलीगल ऑक्युपेशन पाकिस्तान ने कर रखा है उसका भी समाधान निकलेगा। और भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर अपना जुरिडिक्शन हासिल करेगा। जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के समस्त लोगों का, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जो इसका पूरा स्वरूप है वो अवश्य पूर्ण होगा और उसका भी दिन अवश्य आएगा। तो ये जो पाकिस्तान और चाइना लाख साजिशें रच लें, लेकिन भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत की आप इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी आप देख ही रहे हैं कि विश्व के बड़े मंचों पर, G7 जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर भारत को केंद्रीय स्थान मिल रहा है। भारत आज विश्व नेता के तौर पर उभर चुका है और भारत एक विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत सामरिक रूप से नाभिकीय शक्ति के साथ संपन्न राष्ट्र है, आर्थिक रूप से सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और जो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज का जो ये नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो वैश्विक मामलों पर अपनी जो एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो चाइना का विस्तारवाद हो, पाकिस्तान का आतंकवाद हो, जैसी चुनौतियां हो, अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर जहां कहीं भी आतंकवाद घटनाएं होती हैं वहां भारत उसका पुरजोर विरोध करता है। और साथ ही साथ जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चाइना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसके विरुद्ध भी भारत एक शक्ति बन करके उभरा है। एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी भारत जाना जाता है। भारत के विश्व के अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ संबंध लगातार गहरे और प्रगाढ़ हुए हैं। तो ये जो भारत है इसके ऊपर कोई असर इस तरीके के बयानों का पड़ने वाला नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो एक रिमेनिंग इशू है जम्मू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, उसका भारत में विलय कब होगा इसके संदर्भ में भी विचार मंथन चल रहा है। बिल्कुल जय सोडी जी, देखिए इस पूरी वार्ता में ये जो बीजिंग में जिस तरह से इन लोगों के बीच में बैठक हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी तीखी प्रतिक्रिया हमारे विदेश मंत्रालय से की गई है, जो कि चीन और पाकिस्तान की द्विपक्षीय बैठक का एक अहम मुद्दा रहा था। बाद में इसे ये भी कहा गया कि जो क्षेत्र हैं, ये जो CPEC है, ये CPEC वहीं से होकर गुजर रहा है जो कि भारत के क्षेत्र में आता है और पाकिस्तान का अवैध उस पर कब्जा है। लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अगर CPEC का इस तरह से इन क्षेत्रों से होकर गुजरना भारत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और भारत को उसके लिए कितना जल्दी से जल्दी PA को अपने पास अपने में मिलाने के लिए कितनी जरूरत है, जल्द से जल्द इस पर एक्शन की कितनी जरूरत है? जय हिंद वक्ता जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पाकिस्तान और चीन ने जो 7 जून को एक साझा बयान दिया है, इसके 2 इम्प्लीकेशंस है। पहला, उन्होंने ये संदेश दिया है कि यदि भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए युद्ध किया तो उसका मतलब होगा कि भारत को पाकिस्तान चीन दोनों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी एक वक्त, यानी 2 फ्रंट वॉर होगी इनके साथ। दूसरा जो इस बयान का इम्प्लीकेशन है वो ये है कि 2035 में पाकिस्तान और चीन भारत पे हमला करेंगे
पाकिस्तान हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और चीन करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। यानी कि चाहे हम पीओजेके के लिए हमला करें, चाहे वो दोनों हमारे दुश्मन देश हम पे हमला करें, ये टू फ्रंट वॉर होगी। आज की तारीख में वक्ता जी, चीन हमसे 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में, और अगर हम इसमें पाकिस्तान का भी सैनिक शक्ति को ऐड करें तो पलड़ा और चीन और पाकिस्तान की तरफ झुक जाता है। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को जनरल MM नरावने, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष हैं भारतीय सेना के, 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने लेख लिखा द प्रिंट में, जिनमें उन्होंने लिखा कि अगर भारत पे टू फ्रंट वॉर होती है तो वो भारत के लिए डिफीट होगी। ऐसे शब्द एक पूर्व सेना अध्यक्ष से आने जो 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं, उनमें काफी मान्य है। जहां तक आपका प्रश्न है कि भारत को इस वक्त क्या करना चाहिए, वक्ता जी, सबसे पहली चीज जो भारत को करनी चाहिए, भारत को चीन के साथ व्यापार बंद करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम रुपया चीन के साथ व्यापार करें उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को ताकतवर बनाने में लगा रहा है, जो कि हमारी सेना के खिलाफ लड़ेगी, चाहे हम पीओजेके के लिए युद्ध करें या चाहे वो हम पे टू फ्रंट वॉर करें 2035 में। दूसरी चीज बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारे व्यापारी हैं, अब भारतीय सरकार ने तो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया अच्छी स्कीम्स दी हैं जो कि काफी सफल हुई हैं। अब वक्त आ चुका है कि हमारे व्यापारियों को चीन से इंपोर्ट करना बंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे तब तक बाजार में चीनी बना हुआ सामान खुलेआम मिलेगा। आज की तारीख में 10 में से 9 चीजें बाजार में चीन में बनी हुई हैं। तो जब एक गरीब आदमी जाता है, और अब ये एक स्टैटिस्टिक्स निकले हैं कि भारत की 90% आबादी की मंथली जो इनकम है वो 25,000 से नीचे है। तो जब 25,000 रुपए कमाने वाला आदमी बाजार जाता है तो वो ऑब्वियसली सबसे सस्ती चीज खरीदेगा, और 10 में से 9 चीजें जो बाजार में है वो चीन में बनी हुई हैं। तो भारत के व्यापारियों को इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मेक इन इंडिया करें और चीन से इंपोर्ट ना करें, और ये भारत में ही बनी हुई चीजें बेचें। और तीसरी और आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, पॉइंट तो बहुत है लेकिन समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ तीसरा और आखिरी पॉइंट बताऊंगा। भारतीय सेना में जो भी हथियार आ रहे हैं इस वक्त, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्योंकि आने वाले युद्ध पहले वाले युद्धों से बिल्कुल अलग होंगे। आने वाले युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर हथियार, हर वेपन सिस्टम में होगी। चीन इस वक्त नंबर 2 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और 2030 तक वो दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हम आज की तारीख में 15वें नंबर पे हैं दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे जो आधुनिक हथियार बन रहे हैं, चाहे हम इंपोर्ट करें चाहे यहाँ बना रहे हैं स्वदेश में, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। जी संजीव जी, जैसा कि जयेश सोढी साहब ने समझाया कि पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि भारत पर हमला किया जाए, लेकिन एक तरह से दूसरे देश में जाकर दूसरे की धरती से पाकिस्तान इस तरह से एक जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा है कश्मीर को लेकर। आपको लगता है वो ये जताने की और साफ तौर पर ये संदेश देने की भी कोशिश भारत को कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त में अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान और चीन को एक ही फ्रंट समझा जाए? देखिए, जरूर ये मैसेज देने की कोशिश ये राष्ट्र कर रहे हैं, और इसको लेकर के भारत की जो सरकार को, हमारे पूरे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को लगातार अपनी तैयारियां जारी रखनी होंगी। और जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक मेरा विश्वास है कि भारत की सरकार किसी भी तरीके के टू फ्रंट की वॉर की स्ट्रेटजी के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है। और जाहिर है कि चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो आने वाले समय में अगर इस तरीके के मैसेज देने की कोशिश की जाती है तो वो चाइना को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि भारत की आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से कई उसके ऊपर भारत की तरफ से वार किए गए हैं, और आने वाले समय में भी किसी तरीके की आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई की जहां कहीं आवश्यकता होगी अवश्य की जाएगी। और लेकिन जहां तक चाइना का प्रश्न है तो चाइना के संदर्भ में अभी तक भारत सरकार ने अपनी वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया है। लेकिन अगर इसी तरीके के बयानबाजियां, इसी तरीके के अनुचित संदर्भों को चाइना के द्वारा व्यक्त किया जाता है, चाइना यदि भारत के आंतरिक मामलों में इसी तरीके का हस्तक्षेप करता है तो भारत को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि क्या चाइना के ताइवान के संदर्भ में, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के संदर्भ में,
तिब्बत के संदर्भ में जो भारत की अभी तक जो एक स्टैंड रहा है उसमें कोई बदलाव लाया जाए। और यदि चाइना इसी तरह की दखल अंदाजियां करता रहा तो वक्ता जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारत ऐसे विषयों पर रिव्यू कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है, और ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा जो है बहुत बड़ी हानि होगी। अमेरिका भी अभी तक चाइना के संदर्भ में अपनी वन चाइना पॉलिसी पर बना हुआ है, और ताइवान के संदर्भ में यद्यपि कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट ताइवान को रहता है, लेकिन फिर भी अमेरिका इस बात को मेंटेन करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को आज भी मानते हैं। भारत भी ऐसे ही करता है। लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी प्रवृत्तियां, चाइना की उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां, इस तरीके की दखल अंदाजियां यदि ऐसी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र अपनी वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार करेंगे, उसमें बड़े बदलाव लाएंगे, और ये चाइना के लिए बहुत बड़ी कीमत होगी। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन जहां तक भारत की टू फ्रंट वॉर की रणनीतियों का प्रश्न है, तो ये नया भारत अपने आप को टू फ्रंट के लिए भी तैयार कर रहा है। एक बात और कहूंगा, यदि चाइना और पाकिस्तान आज भारत को टू फ्रंट पर घेर सकते हैं, तो आज भारत और विश्व के जो अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो इन दोनों राष्ट्रों को मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकते हैं। जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है, उसके अलावा जो अन्य चाइना की को लेकर के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसमें कि ऑकुस का जो अलायंस है, स्क्वाड एक नया अलायंस आया, मिलिट्री अलायंस सामने आया है। इस तरीके की जो गठबंधन बन रहे हैं वो चाइना के ऊपर लगाम लगाने के लिए ही बन रहे हैं। और चाइना की अगर दखल अंदाजी या चाइना की कोई हिमाकत अगर सामने आती है तो उसका उसे बहुत बड़ा रिस्पांस, हर तरह का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार होगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे और मिलिट्री एक्शन की भी आवश्यकता होगी, तो वो अवश्य लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जी सोडी जी, देखिए लगातार चीन को, पाकिस्तान को कई बार समझाया गया है। चीन को लगातार इस बात के लिए जाना जाता है कि उसकी विस्तारवाद नीतियां किस तरह की हैं। हमेशा से वो जमीन हड़पने में विश्वास रखता है, हमेशा से वो कब्जा करने में विश्वास रखता है। इससे अलग पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान की भी अलग ही नीति रही है। पाकिस्तान लगातार हमेशा से चाहता है कि जम्मू कश्मीर उसके कब्जे में आ जाए, और अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। ऐसे में लगातार इन दोनों देशों को जिस तरह से लगातार भारत इतनी बार इन्हें आईना दिखाने की कोशिश करता है, हर मंच से, यूएन की बात लीजिए या फिर तमाम और बड़े बड़े जो संगठन बनाए गए हैं जिसका जिक्र अभी संजीव जी ने किया, तमाम हर जगह से इस बात का जिक्र किया जाता है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा भारत का अपना मुद्दा है, इसमें किसी तरह से कोई दखलंदाजी नहीं होगी, लेकिन फिर भी चीन कर रहा है। ऐसे में आपको लगता है जब ये भारत के साथ हो रहा है तो और अन्य देशों के साथ भी चीन इस तरह से कर सकता है? आगे आने वाले वक्त में बाकी के देशों को क्या चीन को अलग थलग करने के लिए कोई एक नई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है कि चीन को बिल्कुल इतना अलग कर दिया जाए, इतना अलग कर दिया जाए कि वो कुछ करने का सोचे भी तो उसे 10 बार सोचना पड़े? वक्ता जी, 8 जुलाई 2013 को किंग वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार और हांगकांग से प्रकाशित होता, उसमें लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें पहले जंग का जिक्र है कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा, जिसकी पुष्टि अमेरिका के बड़े बड़े अफसरों ने, सेना के खुफिया एजेंसी के लोगों ने पब्लिक डोमेन में की है। और दूसरा जो जंग है इस आर्टिकल में वो है स्पार्टली आयरन के लिए, और तीसरा है भारत पे टू फ्रंट वॉर। तो हम सारे जानते हैं कि चीन में ना कोई आदमी कुछ लिख सकता है या बोल सकता है चीनी सरकार की परमिशन के बगैर, और ये सारे टाइमलाइन इस आर्टिकल के 6 युद्धों पे जारी है, जो कि 2027 से इसका सिलसिला शुरू होना है। जहां तक दुनिया की बात है वक्ता जी, दुनिया कुछ भी कर ले, चीन पे अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन के पास इतना बेशुमार पैसा है और चीन के पास रूस और ईरान जैसी ताकतों का पूरा समर्थन है कि अगर अमेरिका ने चीन पे हमला करने की कोशिश की, जो कि वो कभी नहीं करेगा अमेरिका, चीन तब भी अमेरिका को मात दे देगा। और तभी हम देखते हैं अमेरिका हर पॉसिबल फोरम में चाहता है कि ये युद्ध ना हो 2027 का। वक्ता जी, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये चाहे क्वाड अलायंस हो, क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्वाड में से जो 2 देश हैं, ये जापान और साउथ कोरिया, इनका झुकाव ऑलरेडी चीन की तरफ शुरू हो गया, क्योंकि ये चीन के आर्थिक शक्ति के सामने खड़े होने के लायक नहीं है और ये अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात है, एक नया अलायंस बना क्वाड, जो कि नॉन मिलिट्री अलायंस है, और उसमें अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया। तो जब तक कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनता है तब तक चीन को रोकना बहुत मुश्किल है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा वक्ता जी, कि चीन ने अनऑफिशियली 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अपनी अर्थव्यवस्था के डिक्लेयर नहीं किए हैं, यानी कि इसके पास
इतना ब्लैक पैसा भी है, व्हाइट पैसा भी है, ड्रग्स से वो इतने पैसे कमा रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि चीन की आज आर्थिक शक्ति इतनी हो चुकी है कि वो अमेरिका को बेचैन कर रही है। पिछले साल अक्टूबर 2023 में अमेरिका की डिपार्टमेंट डिफेंस की रिपोर्ट निकली, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमारे लिए चीन नंबर 1 खतरा है। उन्होंने रूस को नंबर 1 खतरा नहीं बताया, उन्होंने चीन को बताया है। तो बहुत जरूरी हो जाता है, अगर दुनिया के देशों ने चीन को मात देनी है, चीन के विस्तारवाद को रोकना है, तो उन्हें एक मिलिट्री अलायंस बनाना होगा इंडो पैसिफिक में। जब तक मिलिट्री अलायंस नहीं बनेगा, चीन के विस्तारवाद को रोकना नामुमकिन है। जी बिल्कुल जी, सोनी जी आपका और संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस खास पेशकश में आप जुड़े और हमारे साथ इस विषय पर आपने अपनी राय साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।